हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से उन्हें देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ा था एटमॉस्फेयर का, और जो हमने लास्ट पार्ट है पार्ट सेकंड में हमने वेदर और क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हमें स्टार्टिंग करनी है विंड से। तो विंड क्या होती है? विंड का जैसे जो नेम है, हम वो कैसे सजेस्ट करते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होती है। अगर कोई विंड ईस्ट से उसकी स्टार्टिंग हो रही है तो हम उसका नाम रख देंगे ईस्टर्ली। नॉर्थ से कोई विंड आ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग नाम रख देंगे। वेस्ट से आ रही है तो हम उसका वेस्टर्ली रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम विंड का नाम उसकी क्या कहते हैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, कि अगर एरिया में हाई प्रेशर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्लियर स्काई होगी, स्काई जो होगी क्लियर होगी वहाँ का। और जबकि अगर हमारा लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे हमारी क्लाउड्स होंगे, क्लाउडी स्काई होगी और वेट एरिया होगा। तो अब है यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप रूट्स। अब आप ये देखो कि विंड जो होती है कि कई बार बिल्कुल स्लो क्या करती है, ब्लो करती है, और कई बार इतनी तेज होती है कि वो ट्रीज को भी उखाड़ फेंकती है। तो जो समटाइम्स जो विंड ब्लो करती है जेंटली, कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, कि हम देखते हैं कि जो विंड स्लोली जो है हमारी ब्लो कर रही है, स्लोली ब्लो कर रही है, तो वो क्या करती है, हमारे फाइन पार्टिकल्स और डस्ट हैं उसको भी उड़ा के ले जाती है। और जो विंड जो है कैन बी सो स्ट्रोंग, और विंड बहुत स्ट्रोंग भी हो सकती है। और विंड क्या हो सकती है, कैन बी सो स्ट्रोंग दैट, कि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम चल नहीं पाते। जैसे आप देखो कि कई बार जो हमारा जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न में हमारी लू चलती है। वो लू क्या होती है हमारी, कि इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि इवन अगर आप इतनी अगर वो फास्टली ब्लो कर रही है, और क्या कहते हैं, गर्म तेज़ हवा कहते हैं लू को, तो उसके अंदर अगर आप अपनी जो अम्ब्रेला भी लेते हो धूप से बचने के लिए, अगर आप अपना छाता भी लेते हो, अम्ब्रेला भी लेते हो, तो वो भी उड़ने लगता है, वो भी उसका प्रेशर देख नहीं पाता। तो ये क्या है, हमारा जो विंड है, यू मस्ट, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो अम्ब्रेला को होल्ड करना विंडी डे में ईजी नहीं होता। और आप ऐसे कोई एग्जाम्पल्स ढूंढो, जैसे मैंने अभी लू का बता दिया। अब ये पहले इस फिगर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है हाई प्रेशर। जब हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, कि एक बार हम फिर देख लेते हैं कि हमारा ग्लोब होता है। ग्लोब कैसी हमारी ऑरेंज की शेप का होता है, कि यहाँ पे जो इसका नॉर्थ और साउथ में ये क्या होता है, पूरा फ्लैटेंड होता है, और जियोइड इसकी शेप होती है, और बीच में क्या है, हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, इक्वेटर हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये सन है। तो सन की रेज डायरेक्टली अगर हमारे बीच वाले पोर्शन पे आती है तो यहाँ पे क्या गर्मी ज़्यादा होती है, सन की रेज टिल्टेड झुकी हुई होती है, तो इस वाले एरिया में सब का गर्मी कम होती है। और जो सन की रेज जो हमारा जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ बिल्कुल ही रेयरली जा पाती है, तो वहाँ पे फ्रोज़न होता है। तो अब वहाँ पे हम ये जो हाई प्रेशर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, हाई प्रेशर नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ और हाई प्रेशर 90 डिग्री साउथ। अब क्या है, जिस डायरेक्शन से हमारी एयर आ रही है तो हम उसे वही नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारी देखो कि एयर आ रही है, इसके अंदर हमारी एयर ईस्ट से आ रही है, ये हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अब ये क्या है, इन्होंने वैसे ले रखा है। तो ये देखो इन्होंने ईस्ट यहाँ पे ले रखा है, ईस्ट वेस्ट यहाँ पे ऐसे करके ले रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, बीच में इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर पे डोल्ड्रम,
इक्वेटर पे प्रेशर होगा डोलड्रम, जो यहाँ पे जो हवा चलेगी उसे हम डोलड्रम कहेंगे। फिर नॉर्थ ट्रेड विंड, अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो नॉर्थ ईस्ट से ये विंड आएगी तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कह देंगे। और ये हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होगी, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आप सबने 6th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, 23.5 डिग्री साउथ। अब जो ये है हमारा, आप इसके अंदर देखोगे ये हम जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो यहाँ से जो एयर इधर की तरफ से आ रही है तो हम इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कह दिए, क्योंकि नीचे क्या हमारा साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, तो यहाँ साउथ की तरफ से आ रही है तो हमने साउथ ईस्ट नाम दे दिया, ऐसे करके आ रही है तो साउथ ईस्ट दे दिया। यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट दे दिया। अब ये यहाँ पे 30 से 35 डिग्री के बीच में, ये क्या है हमारा हॉट्स लैटिट्यूड, यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहाँ ट्रॉपिकल एरियाज हैं, और यहाँ ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दोनों में क्या है 30 से 35 डिग्री तक हमारा ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे जो विंड है वो स्टेबल रहती है, ठीक है, स्टेबल रहती है, कुछ ज़्यादा वो। उसके बाद फिर है हमारी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। अभी यहाँ पे जो विंड है वो स्टार्टिंग इसकी वेस्ट डायरेक्शन से होती है, तो हम इसको 35 डिग्री से जो स्टार्टिंग होती है इसकी, तो 35 डिग्री से हम इसको प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कह देते हैं, और यहाँ पे हम नीचे कहेंगे इसको साउथ में प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से स्टार्ट हुई है। फिर हमारा 60 से 65 तक क्या होता है, यही सब पोलर आ जाता है, ये सब पोलर लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर है सब पोलर का, तो यहाँ पे स्टेबल होता है 60 से 65 डिग्री तक होता है। उसके बाद हमारी आ जाती है पोलर ईस्टर्ली, और यहाँ पे ऊपर आ गया हमारा हाई प्रेशर, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर। इतना डीप में ये आपके आएगा नहीं। अभी आपको बस ये याद रखना है कि जो परमानेंट विंड क्या होती है, आपको सिर्फ ये नेम्स याद रखने, ये डायग्राम फिर भी मैंने समझाया है, क्योंकि जो परमानेंट विंड होती है परमानेंट विंड को बोलते हैं जो वेस्टर्लीज ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली को हम परमानेंट विंड कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटली और थ्रू आउट द ईयर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहती है, इसलिए हम परमानेंट विंड कहते हैं। अब सीजनल विंड होती है इसकी, ये जो विंड होती है चेंज करती है अपनी डायरेक्शन को, अलग अलग सीजन में इनकी डायरेक्शंस चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मॉनसून है इंडिया का, वो चेंज होता है तो हम इसको सीजनल विंड कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा लोकल विंड। लोकल विंड क्या होती है, लोकल विंड में होता है ये ब्लो करती है ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे में ये चलती है, और ईयर में स्मॉल एरिया में, अगर एक स्मॉल एरिया में चल रही है तो जैसे कि तो हम उसको कहते हैं जैसे लू है। अब नॉर्दर्न एरिया में आप देखोगे गर्मियाँ अलग टाइम पे आती है, तो वहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। तो हाँ, ये क्या हमारी लोकल विंड है। तो आई होप कि सीजनल ये तीनों आपको नाम आपको याद रखना, ये क्लियर हो गई हो। अब साइक्लोन क्या होता है हमारा, नेचर्स फ्यूरी, कि साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा भी था, कि जैसे इसके अंदर दे रखा है कि साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, और चक्रवात में आपको एक चीज़ मैं इजी वे में बताती हूँ कि ये क्या है हमारा प्रेशर, ये भी हमारे प्रेशर पे है। अब ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है जो साइक्लोन होता है वो 2 टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर साइक्लोन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता है, देखो आपने क्लॉक आप सबके घर में होगी, आप देखते हो क्लॉकवाइज होता है तो उसकी मूवमेंट ऐसे होती है, डायरेक्शंस उसकी ऐसे जाएगी। तो ये जो क्लॉकवाइज होता है हमारा, ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज जो होता है हमारा जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया में हमारा क्लॉकवाइज साइक्लोन आता है, ठीक है। साइक्लोन की वजह से हमारी बारिश भी होती है, जो हमारी जो बारिश होती है वो साइक्लोन की वजह से भी होती है। अब दूसरा होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है,
कि जो क्लॉक की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, 1 के बाद 2 पे नहीं आ रहा, क्या जा रहा है 1 के बाद 12 11 ऐसे करके, जो इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है हम उसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज आता है हमारा नॉर्थ इंडिया में, और इस साइक्लोन की वजह से क्या होती है, बारिश भी होती है। तो ये जो एयर की इसके अंदर डायरेक्शन बस आपको याद रखनी है। अब इसमें उड़ीसा के बारे में दे रखा है कि कैसे कैसे उड़ीसा में हमारा साइक्लोन आया था, और अभी लेटेस्ट के साइक्लोन आपको खुद देखने हैं। एक तो एम्फान जो साइक्लोन आया हमारा एम्फान, ठीक है, तो उसके बारे में, और जो दूसरा साइक्लोन है आप उसका नाम लिखिए कमेंट्स बॉक्स में कि क्या नाम था दूसरे का, एक तो एम्फान था और दूसरे का क्या था। अब है जो उड़ीसा लोकेटेड है हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया का मैप देखिए और उसमें आपको उड़ीसा की लोकेशन पता चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी है कहते हैं जिसे, हम उसमें आते रहते हैं। तो क्या हुआ, 17-18 अक्टूबर के बीच 1999 में एक साइक्लोन आया जिसने 5 डिस्ट्रिक्ट जो थे स्टेट के उसको हिट किया, और फिर दोबारा सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर को, और इतना ज़्यादा उन्होंने डैमेज किया कि मेनली 3 फैक्टर उसमें सबसे ज़्यादा थे। कि क्या थे उसकी, तो विंड की जो हवा बह रही थी बहुत तेज़ थी वेलोसिटी उसकी, और रेन और टाइडल सर्ज। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल भी है, वहाँ पे समुद्र भी है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टाइडल सर्ज भी हो रहा था। ठीक है, अब टाइड और साथ में विंड भी बहुत चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो तीनों चीज़ें। और विंड जो थी वो 26 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और क्या कहते हैं 36 आवर्स तक ये होता रहा, और वहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया। ये उसकी फ़ोटो है डिस्ट्रक्शन की। और जो ये हाई वेलोसिटी विंड थी, उसने इतनी तेज़ विंड थी कि उसने ट्रीज़ को उखाड़ दिया, जो कच्चे हाउस थे उनको क्या कहते हैं डैमेज कर दिया, रूफ जो थी घरों की वो उड़ गई। ठीक है, और ये जो पावर सप्लाई और टेलीकॉम, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली हमारी डिस्टर्ब हो गई थी। अब हैवी रेन हुई थी, अक्कड़ हुई थी, और उसने इन्फ्लुएंस किया था साइक्लोन को 3 डेज तक कंटिन्यूसली। और ये जो रेन थी इसने मेजर जो फ्लड ला दी थी, मेजर रिवर जो थी उड़ीसा की। और साइक्लोन की जो विंड थी उसने वेव स्वेप्ट अप, और उस वेव ने देखो 20 किलोमीटर का जो है एरिया बिल्कुल हटा दिया था। अब ये जो है, और 7 से 10 मीटर की टाइडल वेव भी। तो आपको 3 चीज़ इसमें याद रखनी है, क्या क्या था, विंड की वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। तो अभी जो हमारे जो लेटेस्ट 2 साइक्लोन आए हैं आप उनके नाम लिखिए और ये बताइए कि उनकी स्पीड क्या थी। ठीक है, और कौन सी डेट को आए थे, और कहाँ पे आए थे, कौन कौन से स्टेट अफेक्ट हुए थे उससे। तो अब यहाँ पे साइक्लोन जो है ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में बता रखा है। थाईलैंड में कि डिप्रेशन कहाँ से था, गल्फ ऑफ थाईलैंड से था, और पोर्ट ब्लेयर के पास, और 25 अक्टूबर 1999 को। तो ये पूरी स्टोरी उसकी दे रखी कि कैसे कैसे हमारा सुपर साइक्लोन फिर आया। सुपर साइक्लोन ने हमारे 28 कोस्टल टाउन्स को हमारे अफेक्ट किया था। अब लेकिन अब जो साइक्लोन आया तो उसके अंदर जो हमारे जो हमें जो है पहले ही बता दिया था, पहले ही पता लग गया था जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वेदर फोरकास्टर्स ने, कि इस टाइम पे क्या आएगा, साइक्लोन आएगा, इस जगह पे आएगा। तो अब की बार हमारे जो है जो हमारा इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी टेक्निक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो गई है। तो अभी आपको आज अब का जो दोनों साइक्लोन हैं वो याद रखने हैं। अब है मॉइस्चर। अब ये हमारा लास्ट है इसके अंदर, कि इसके अंदर रेनफॉल के बारे में दे रखा है कि रेनफॉल कैसे होती है। अब आप देखिए यहाँ 3 टाइप्स दे रखे हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन की वजह से आती है, एक है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल कहते हैं, और एक है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल। ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल दे रखे हैं। अब साइक्लोन की वजह से मैंने बताया कि जब विंड बहुत तेज़ चल रही है उसकी वजह से उसमें आते हैं, और जो डायरेक्शंस बताएंगे तो क्या होगा हमारा रेनफॉल। ये साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या हो गया, ये यहाँ विंड, और ये सीधा क्या हो गया कोल्ड एयर है,
यहाँ वार्म एयर है, और हमने पढ़ा भी था कि वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है, और कोल्ड एयर उनके बीच में कोल्ड एयर उनके बीच में क्या होती है, चली जाती है, वहाँ जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे जाके फिट हो जाती है वहाँ पे। तो वो क्या होता है, उससे हमारा एक जो एटमॉस्फेयर आप कहते हैं ना आज बहुत कैसा है, हुमस हो रही है, ये हो रहा है, स्टिकी स्टिकी जो आपकी बॉडी हो जाती है वो इसी वजह से होती है, और उसके बाद हमारी बारिश होने लगती है। तो ये क्या है, हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है। ऐसे ही मॉइस्ट रेनफॉल क्या होती है, मॉइस्ट रेनफॉल होती है कि ओरोग्राफिक, कि जैसे आपने ये एक क्या है, जो हमारी एयर है, ठीक है, एयर क्या है, ये पूरा एक हमारा माउंटेन आ गया बीच में। अब एयर जो है वो आगे जा नहीं पा रही माउंटेन की वजह से, अब वो यहीं रह गई। तो यहीं पे जो हमारी जो मॉइस्ट एयर है जो हमारी क्या होगी, वो धीरे धीरे क्लाउड के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, और जो इधर की तरफ का एरिया होगा वहाँ बारिश कर देगी। ये सब क्या होता है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तब ये ऐसा होता है। तो ये क्या होगी, मॉइस्ट एयर, और यहाँ पे बारिश कर दी, और ये किसकी वजह से हुआ, ये माउंटेन से टकरा गई। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है। अब है हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या है, सीधा जो वार्म एयर है, अब वार्म एयर नीचे से जा रही है ऊपर, अब धीरे धीरे क्या हो रही है, वार्म एयर अपना अलग 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 है वार्म एयर, ठीक है, क्या कहते हैं प्रेशर, और फिर जो कोल्ड एयर उसमें जाके फिक्स हो रही है, फिर क्या हो गया, क्लाउड बन गए, और फिर बारिश हो गई। ये हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। एक बार हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा लिखा हुआ है मॉइस्चर। तो जब वाटर इवापोरेट होता है हमारे लैंड से, अलग अलग वाटर बॉडीज से, तो वो वाटर वेपर बन जाते हैं। जब आपने देखा होगा कि वाटर हमारे इवापोरेट होता है तो हम उसे वाटर वेपर कहते हैं। जो मॉइस्चर होता है इन द एयर एट द टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत, आपकी बॉडी के पसीने बहुत आते हैं, वो पसीने भी चिपकी चिपकी ऐसी बॉडी आपकी स्टिकी स्टिकी रहती है। एयर फुल ऑफ एयर, और जो एयर होती है उसके अंदर हवा नहीं चल रही। हवा क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो पूरी वाटर वेपर से भरी हुई है और क्लाउड्स हैं, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और आपको ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। और जब स्काई क्लियर हो जाता है क्लाउड से, तब हमारा जो है हमारे जो मौसम सही हो जाता है। एज अ एयर गेट, जब एयर वार्म होती रहती है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को क्या कहते हैं होल्ड करने की, क्योंकि एयर वार्म होगी तो एयर लाइट होगी। हमने अभी पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एयर अगर गर्म होती है तो वो उतनी ज़्यादा हल्की होती रहती है, फिर वो वाटर वेपर को और ज़्यादा होल्ड करके रखती है। उसके बीच में जो जो स्पेस है वहाँ पे वाटर वेपर जाके फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, मोर और मोर ह्यूमिडिटी हो जाती है। और ह्यूमिड डे में हमने देखा है कि क्लोथ्स ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में, हमारा पसीना जो हमारी बॉडी से इवेपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि जितना स्पेस था वो स्पेस भर चुका है। अब वो वाटर वेपर जाएगा, और पूरा क्लाउड्स क्या है, और पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा क्लाउड से ढक गया है। तो अब जो एक्स्ट्रा जो इवापोरेशन हो कहाँ, तो वो वाटर वेपर वहीं पे रह जाते हैं। हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जब वाटर वेपर राइज बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, अब जब वो अदर हमारी लेयर पे चले जाते हैं, ज़्यादा ही हमारे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो ऊपर जाके वो धीरे धीरे कूल होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं। और जैसे जैसे मतलब उनकी हाइट बढ़ती है तो वहाँ पे कूलिंग उनकी ज़्यादा हो जाती है। जब कूलिंग होने लगती है तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और धीरे वो वहाँ पे फिर वाटर वेपर ठंडे होके क्या बनाते हैं, एक पानी की बूंदें बना देते हैं। और ये जो क्लाउड्स होते हैं वो मासीज होते हैं सच, और जो क्लाउड्स हमारे बनने होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के इकट्ठे हो, मासेस मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठे होना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के मासेस होते हैं। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है बहुत हैवी हो जाती है, कि अब जो क्लाउड्स हैं वो अब इतने हैवी हो गए कि अब वो अपना और ज़्यादा एयर में क्या नहीं कर सकते फ्लोट, तो वो क्या होते हैं नीचे आ जाते हैं। किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। अब जो है, अब जो जेट प्लेन्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं स्काई में, वो अपना एक वाइट जो है वाइट ट्रेल जो है, आपने देखा होगा जब एरोप्लेन जाते हैं तो पीछे वाइट वाइट होता है, तो वाइट उस वाइट ट्रेल को क्या कर देते हैं, वो
उस वाइट ट्रेल को वो छोड़ते चलते हैं बिहाइंड देम, और मॉइस्चर जो होता है फ्रॉम, फिर उनके इंजन से क्या होता है, एक गर्म हवा निकलती है, मॉइस्चर निकलता है, तो फिर वो जब गर्म हवा थोड़े टाइम बाद ऊपर जब हाइट पे जाती है तो वो कंडेंस होने लगती है, ठंडी होने लगती है, और जब ये ट्रेल्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं मॉइस्चर फ्रॉम सम टाइम, तो देयर इज ऑल मूवमेंट टू, तो क्या होता है जब वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं, क्योंकि जो कोल्ड एयर क्या होती है वो हैवी होती है। तो अब क्या होते हैं, जब वो काफ़ी टाइम तक उसको छेड़ते नहीं हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और जो फिर क्या होता है प्रेस, जब कंट्रोल करना, होल्ड करना मुश्किल हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वो अर्थ के ऊपर आते हैं, जिसे हम रेन कहते हैं। अब है मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स, ग्राउंड वाटर जो है हमारा रेन वाटर की वजह से आता है, रेन वाटर, और प्लांट्स जो है हेल्प करते हैं, और प्लांट्स इस रेन वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और जो ट्रीज होते हैं हिल साइड्स पे वो कट जाते हैं, और कट रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग। अब ये देखो कि जो हमारे हाइट वाले जो एरियाज होते हैं, जहाँ माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे ट्रीज तो इतने हैं नहीं, तो अब वहाँ पे सीधा जो पानी जो होता है, जो रेन होती है, वो होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ट्रीज हों तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए वाटर, तो वो नीचे आता है, बहुत स्पीड में आता है, तो वहाँ आसपास के एरिया में क्या कर देता है, फ्लड ला देता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, कि यहाँ पे 3 जो रेनफॉल है, हमने रेनफॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये है अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, अदर फॉर्म्स क्या है, स्नो है, स्लीट है, हेल है, इसके फॉर्म में भी वो नीचे आ जाते हैं। अब है हमारे ये है, अब रेनफॉल बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, ये फ्रेश वाटर लाती है अर्थ की सरफेस पे, और अगर रेनफॉल कमी है तो हमारी अभी भी देखो वाटर स्कार्सिटी होती है, कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट अगर, तो और अदर हम कहते हैं कि ना ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, एक सीक्वेंस बना होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स उगाओ, प्लांट्स होंगे तो क्या होंगे, तो जितनी भी रेन होगी वो वाटर प्लांट्स जो है वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। फ्लड क्यों आती है, क्योंकि अगर कहीं पे ये माउंटेन है और माउंटेन पे वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है नहीं, तो पानी स्पीड में गिरेगा, तो ये जितनी भी जगह होगी वहाँ फ्लड ला देगा। लेकिन अगर ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो वो वाटर, ट्रीज़ जो है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है ट्रीज से, सब कुछ मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रीज़ उगाओ और देश को बचाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे है एनवायरनमेंट को बचाओ, ठीक है, अपनी लाइफ को बचाओ। अब ये है एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। प्लीज़ क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट बिलो एंड लाइक द वीडियो, एंड टिल देन मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।